शक्ति पंप यंग सा एक अच्छा था, 89-90 में। ट्रेडिशनली वो लोग आड़तिया थे, मतलब सब्जियों का बिजनेस होता था उनका। उस समय रहा होगा 20-21 साल का रहा होगा लड़का। छोटे से ऑर्डर से हुआ था। मेरे से अंदाजा 4-5 लाख रुपए का ऑर्डर था वो। डूइंग ग्रेट एक्सपोर्ट, समथिंग लाइक 80-90 कंट्रीज देयर। कंपनी इज 9,000 करोड़ रुपीस कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास एक डेफिनेट किस्म का एक हम यदि हिंदी में बात करें तो कीड़ा चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए पर्सनालिटी ट्रेट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आर्टिस्ट या पेंटर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, उसमें वो ट्रेट होता है सब। उसके हम यदि कलर रेंज देखने जाएंगे तो हमें लाल या पिंक का रेंज हमें नहीं मालूम, रेड का हमें रेंज, पर एक आर्टिस्ट के पास वही पिंक एंड रेड के 1000 रेंजेस होंगे। तो एंटरप्रेन्योर के पास भी वही रेंज ऑफ थॉट होती है। तो हमारी पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय, अधम नौकरी भीख निदान। बेस्ट इज एग्रीकल्चर, ठीक है। द सेकंड इज बिजनेस, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस। द थर्ड इज जॉब, ओके, किसी की नौकरी कर लो, और ये भी ना मिले तो फिर भीख मांग लो। हमारे साथ हैं एक ऐसे शिल्पकार जिन्होंने 35 साल एमएसएमई सेक्टर में कई एंटरप्रेन्योर्स को घड़ा है, उनको तराशा है, उनको बनाया है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है शक्ति पंप। शक्ति पंप के मालिक इनके पास आए थे हवाई चप्पल पहने हुए, छोटे से एंटरप्रेन्योर बन करके। आज से 30-35 साल पहले वो 3-4 लाख का बिजनेस करते थे। आज शक्ति पंप 9,000 करोड़ की कंपनी है। उसको घड़ने वाले शिल्पकार से आज हम बात करेंगे, जिन्होंने अपने 35 साल लघु उद्योग निगम मध्य प्रदेश को दिए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को तैयार किया है और उनकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। जो शक्ति पंप है वो शक्ति पंप आज शक्ति पंप इसलिए है, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा कंट्रीब्यूशन आपका, सर्टेनली उन्होंने बहुत मेहनत किया, पर अगर आपकी हैंड होल्डिंग नहीं होती तो शायद आज शक्ति पंप वो नहीं होता जो है। एक्चुअली देखिए, सर ये शक्ति पंप वाली जो कहानी है, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके पास आया? शक्ति पंप यंग सा एक अच्छा था, 89-90 में 90 में हम लोगों के पास, बल्कि 90s की बात हो गई। ग्लोबलाइजेशन शुरू हो रहा था जी। अब ट्रेडिशनली, अभी उसने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी उसने स्वीकार किया कि ट्रेडिशनली वो लोग आड़तिया थे, मतलब सब्जियों का बिजनेस होता था उनका, उनके फादर वगैरह। तो वो ही स्टार्टेड डूइंग सम काइंड ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम देयर ओनली। अच्छा, पहले वेजिटेबल ट्रेडिंग एंड मोस्टली दे यूज्ड टू डील विद द फार्मर्स. So I think he might have realized that there could be something in MSME sector. एंड उस समय क्या था कि सब गवर्नमेंट में इस टाइप के आइटम्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में लेते थे। पंप एक ऐसा आइटम था जो कि PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए बड़ा क्रूशियल आइटम था। ठीक। और तकरीबन उस समय स्टेट गवर्नमेंट का 10 से 12 करोड़ रुपए का परचेजेस था। ये बात करें आप 90s की, 80s की, 90s की, लेट 80s एंड शुरुआती 90s की। तो ये आए और इन्होंने फिर वो प्रोडक्ट ही समहाउ फार्मर से बात करते हुए उनको क्लिक हुआ कि नहीं भाई एक ऐसा प्रोडक्ट है। द इंटेलिजेंस वाज दैट कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे प्रोटेक्शन दे देगा और प्राइवेट सेक्टर में मुझे बिजनेस भी दे देगा। आपने जब बताया शक्ति पंप के जो मालिक थे वो आए थे तो वो वर्चुअली हवाई चप्पल पहन कर, हाँ, मतलब बिल्कुल बहुत ही हम्बल बच्चा था। अच्छा, बहुत ही हम्बल, मतलब I can say that such a docile, humble person. Still he is a very docile and humble person. और कितने साल के थे उस समय?
उस समय रहा होगा 20-21 साल का रहा होगा लड़का बस अच्छा, तो ही वो आपके पास आए आए फिर? और उन्होंने हमसे फिर कुछ बिजनेस, हमने कहा कि सब हमने छोटी सी फैक्ट्री लगाई। तो एक प्रोसेस होता था हमारे यहाँ, उस प्रोसेस को उन लोगों ने किया और उनकी फैक्ट्री हमारे यहाँ रजिस्टर हो गई। और छोटे से एरिया में वो एक छोटे पंप्स बनाते थे, पंप असेंबल होते थे बेसिकली। पंप असेंबली होती ही थी, उसमें कंपोनेंट वेरियस लाके और उन्होंने उसको पीएचई को सप्लाई करना शुरू किया। तो शायद 5-6 साल तक उन्होंने कंटिन्यूस किया। वो ठीक। छोटे से ऑर्डर से हुआ था। मेरे से अंदाजा 4-5 लाख रुपए का ऑर्डर था वो। ओके, वहाँ नहीं से पर उस समय 4-5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट होता हाँ, था। तो उस शुरुआत हुई उनकी। और but he soon realized that the only dependent on the government sector is not for growing, it's not possible. So he quickly switched over he kept the pump with him, but innovative pump पे चले गए। innovative pump मतलब stainless steel pump। एक्चुअली जो एमएस पंप था उसमें कोरोजन का प्रॉब्लम था, उसमें इम्पेलर्स कट जाते थे, बहुत सारी उसमें समस्याएं थी। तो ही स्विच्ड ओवर टू स्टेनलेस स्टील। ठीक। तो नाउ ही इज फुल्ली इन स्टेनलेस स्टील पंप एंड आल्सो मेकिंग द सोलर पंप्स फॉर फार्मर्स। सो ही इज, आई थिंक, डूइंग a great export, something like 80-90 countries there. Company is 9,000 crore rupees company. We can safely say, मतलब जिसका एडवर्टाइजमेंट अमिताभ आने लग- बच्चन करे तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा एक बड़ी कंपनी हो गई। तो संघर्ष है, करीब करीब ऑलमोस्ट 30 इयर्स के प्लस के आसपास का संघर्ष है। लेकिन बट चूंकि वो कुछ चीज़ों पे फोकस रहा, अपनी प्रोडक्ट स्विच करने में बहुत उसने इनोवेटिव तरीके से स्विच कर ली। कोर प्रोडक्ट नहीं बदली, प्रोडक्ट का तौर तरीका बदल दिया, उसको बहुत ही इनोवेटिव तरीके से लेके आए। तो उस सब चीज़ों से, और अभी वो खुद चूंकि वो इतने बड़े हो गए हैं, although still he is now, I think, कंपोजिट क्राइटेरिया में तो अब एमएसएमई में रहे नहीं, क्योंकि 250 करोड़ का ही टर्नओवर कंपोजिट क्राइटेरिया में जाता है जी। तो अब वो एमएसएमई को सपोर्ट कर रहे हैं एज ए वेंडर। वो भी उसके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 1500 कंपोनेंट्स लगते हैं उनको। ठीक। All these are being procured from MSME sector of Indore and corresponding areas. हमारी जो गवर्नमेंट का लघु उद्योग निगम है, उसने एक 3-4 लाख का बिजनेस करने वाले को आज 9,000 करोड़ का बिजनेसमैन बना दिया, और वो भी 80-90 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए इसमें हम लोगों का तो बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो होता है, देखिए उसमें मैं आपको बड़ा स्पेसिफिकली, एंड आई एम वेरी मच मतलब मेरा बहुत पॉजिटिव इसमें सोच है। एंटरप्रेन्योर का पास एक पर्सनालिटी ट्रेट है। जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप इज ए पर्सनालिटी ट्रेट। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आर्टिस्ट या पेंटर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक। उसमें वो ट्रेट होता है सब। उसके हम यदि कलर रेंज देखने जाएंगे तो हमें लाल या पिंक का रेंज हमें नहीं मालूम, रेड का हमें रेंज, पर एक आर्टिस्ट के पास वही पिंक एंड रेड के 1000 रेंजेस होंगे। बिल्कुल ठीक। तो एंटरप्रेन्योर के पास भी वही रेंज ऑफ थॉट होती है, वो ट्रेट होता है। ठीक। ये अलग बात हो सकती है कि वो ट्रेट होते हुए भी कभी कोई बिजनेस ना कर पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशंस या और भी कुछ चीज। लेकिन इवन देन इफ एंटरप्रेन्योर इज इन अ जॉब, he will show that entrepreneurship there also. Okay. So taking calculated risks. ठीक।
going and taking initiatives, thinking something different, innovative, taking people, a small team with him, show some kind of a leadership. So these are the traits जो एंटरप्रेन्योर में होती ही होती है. आप देखिएगा, आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा कि दो पान के दुकानें होती हैं, एक आजू बाजू में, पर एक चल रही होती है, एक नहीं चल रही होती, या कम लोग जा रहे होते हैं. ऐसा क्या करता है वो आदमी? तो कभी बोर्ड बदलेगा, कभी अपने दुकान में चीज़ों का डिस्प्ले बदलेगा, कभी बातों के लच्छेदार बातें करेगा. तो वो ट्रेट उसमें है, भले ही वो पान की दुकान चला रहा है. तो पर्सनालिटी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास एक डेफिनेट किस्म का एक हम यदि हिंदी में बात करें तो कीड़ा चाहिए. जब आपके पास कोई नया बच्चा आता है एज एन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो क्या आप पहली नज़र में देख लेते हैं और पता चल जाता है कि हाँ, इसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है या नहीं है? जल्दी तो नहीं समझ में आता सब. एक्चुअली बहुत डेफिनेट आइडियाज़ के साथ बच्चे आते हैं. यदि जब आना है तो बहुत डेफिनेट आइडियाज़ के साथ बच्चे आते हैं कि हमें यही करना है. उनके अंदर वो एक स्वतंत्रता का भाव अंदर से होता है कि मुझे यही करना है. एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आप अपने को कितना फ्री करना चाहते हो. अपनी फ्रीडम क्या है? आप अपनी गुलामी कर रहे हो, आप अपने बॉस हो, आप दूसरों के बॉस नहीं हो. आप हो, आपको हर, देखिए, डिपेंडेंस एंड स्लेवरी में अंतर हो जाता है. ओके. डिपेंडेंस तो भाई एग्रीकल्चर वाला भी डिपेंडेंट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला भी डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, लेकिन वो अलग टाइप की है. तो हमारी पुरानी कहावत है, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय, अधम नौकरी भीख निदान. बेस्ट इज एग्रीकल्चर. ठीक है. द सेकंड इज बिजनेस. ठीक है. अपना खुद का बिजनेस. द थर्ड इज जॉब. ओके. किसी की नौकरी कर लो, और ये भी ना मिले तो फिर भीख मांग लो. ओके. So this kind of a thinking is imbibed in our society. Earlier हम लोग बहुत पहले से इस थिंकिंग के लोग रहे हैं. अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये रही कि हमको दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिल्कुल कोई बेनिफिट नहीं मिले. ठीक. थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट था. वो आईसीटी पे था, थर्ड रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे था, ये था. बाय द टाइम हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी आगे बढ़ गया था. तो वो जो गैप था, वो गैप खत्म हो गया. गैप को हमने ब्रिज कर दिया, जंप कर गए. तो आज हम थर्ड, एंड वी आर टॉकिंग ऑफ फोर्थ रेवोल्यूशन, क्योंकि आईटी एंड IoT एंड AI एंड मशीन लर्निंग, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया MSME सेक्टर इज आल्सो कैचिंग अप. अब यही सबसे बड़ी बात है कि MSME सेक्टर इन सबको अपने में कितनी जल्दी जब्त करता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सब चीज़ों को कितने जल्दी लाता है. एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने जल्दी हम लोग इसको लाते हैं, प्रोसेसिंग में कितने जल्दी लाते हैं. अब हम बेस्ट, हमारी MSME सेक्टर आज की तारीख पे हेल्थ के बेस्ट इक्विपमेंट्स बना रही है. हम छोटी सी बात करें कि हमारे यहाँ वो है, अपने फाउलर बैट्स बनते हैं, सेमी फाउलर बैट्स बनते हैं, जो आप ICU के बैट्स कहते हो, जो फाउलर बैट्स कहलाते हैं, जिसमें तरह तरह के मैन्यूवर कर सकते हो. आप आदमी को बिठा सकते हो, उठा सकते हो, हटा सकते हो, करवट ले सकते हो. अब यही बैट हाईली मैकेनाइज्ड हो जाए, या इसी को बहुत तरीके से हम सोचें कि ये कुछ इस ढंग से हो जाए कि रिमोटली कंट्रोल हम लोग इसको कर सकें.
हमारा पेशेंट यदि हमारा पाँव का ऑपरेशन करा के कोई पेशेंट बेड पे है, तो क्या हमारे उस टाइप के पेशेंट्स के 50, 100, 1000 मूवमेंट हम लोगों को मालूम है कि यही होंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या हम उसको मैनोवर कर सकते हैं। तो ये ही अब हमको बहुत जल्दी जल्दी सीखना है। तो लेकिन हमारी समस्या अगेन फिर एमएसएमई सेक्टर में है स्किल। सर उसी पे बात करते हैं। आज जो है, क्योंकि आपने 35 साल इस एमएसएमई सेक्टर को दिए हैं, इन 35 सालों में एमएसएमई के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी? एक शायद आपने कहा स्किल, दूसरा का कैपिटल फ्लो। और इन अगर ये प्रॉब्लम्स हैं या आप आइडेंटिफाई करके जो आपको लगता है वो बताएं, और उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कैश फ्लो के जहाँ तक फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ये तो कम्प्लीटली एक फिजिकल मैनेजमेंट करना ही करना पड़ता है। आपने 35 साल इस सेक्टर को दिए हैं, एमएसएमई सेक्टर को, तो आपको इन 35 सालों में जो एमएसएमई के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मेन प्रॉब्लम्स क्या लग रही हैं? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एमएसएमई का सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू आता है वो ये है कि एमएसएमई का ओनर जो है वो ये सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। ओके। प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इट शुड बी डन प्रोफेशनली। ट्रू। पैकेजिंग, इट शुड बी डन प्रोफेशनली। marketing strategies should be done professionally. Since they have little capital, so they do not spare the money for these things. Okay. तो ये जो एरियाज हैं जहाँ पर एक्चुअली पैसा देने से पैसा बन जाएगा, okay. वहाँ पर कई बार की पैसा नहीं लगाते। okay. और खास तौर पे हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स कम्प्लीटली। ओके। दूसरा यह है कि हमारे जो लेबर्स, उसमें स्किलिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। वो अपना तौर तरीका बदलने को तैयार नहीं है या बहुत धीमे से बदलते हैं। थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने इनोवेटिव टूल्स नहीं डेवलप किया, इक्विपमेंट नहीं डेवलप किया फैक्ट्रीज के अंदर। और चूंकि इनोवेटिव टूल्स नहीं मिले तो स्किल लेबर भी उस पर ट्रेन नहीं हो पाया। ठीक। तो आज हमारी समस्या यह है कि हम चाइना से, जैसे कि हमने देखते हैं कि चाइना से ये सामान चाइना से बन के आ रहा है, 1000 पीस का ऑर्डर दे दिया, वहाँ वही वो टूल्स यूज़ करके, उनका लेबर यूज़ करके हमने क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूँ कि हमने 2006 के आसपास आइकिया से बात करना शुरू किया था। आइकिया फर्नीचर वाले? हाँ ठीक जी, है। 2006। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमको एक तो हम टीक वुड पे सामान नहीं लेते, मोस्टली उन्होंने कहा कि हम तो अकेशिया पे और इस पे काम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई आपको एक सर्टेन टाइप का प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इसमें उन्होंने कहा कि साहब सीजनिंग है, पोस्ट फोमिंग है, ये दोज आर द थिंग्स। सो हमारे यहाँ बहुत बड़ा भोपाल में और मध्य प्रदेश में फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है, और बहुत इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं। कोई गैरेज में कर रहा है, कोई छोटी दुकान लेके बैठा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब वो है खतरे में है इस वक्त, मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंटली बता दूं। ओके। बिकॉज ऑफ चेंज नहीं किया उन्होंने अपने आप को, चेंज नहीं किया। मैं जो बता रहा हूँ ना, 1000 पीस का ऑर्डर डायरेक्ट देके एक हमारा ट्रेडर ले आता है, तो अब आपकी सेंटर टेबल को कौन पूछ रहा वाली बात है ना। तो उस समय हमने उनकी एक मीटिंग कॉल की और उनसे कहा कि भाई देखो, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट स्कीम है, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, उसमें बहुत बड़ा पैसा देती हैं वो। ठीक। आपको वो एग्जीबिशन हॉल बना के देते हैं,
वो आपको डिज़ाइनिंग सेंटर बना के के लिए पैसा देते हैं, वो आपको स्पेशलाइज्ड कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना के देते हैं। एंड तो जैसे सीजनिंग वगैरह एक छोटा आदमी नहीं लगा सकता, लेकिन 50 लोग मिलके एक कॉमन बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्लस्टर अप्रोच, अभी इंडिया के काफ़ी क्लस्टर्स काम कर रहे हैं, 300-400 क्लस्टर्स हैं। तो उनमें से कई तो बहुत ट्रेमेंडसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ को तो मैं जानता हूँ। चैनापट्टनम में जो मैसूर के पास है, वहाँ पर खिलौनों का क्लस्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, वुडन क्लस उसका। वो चूँकि यूनिसेफ ने और वो जो वैक्स कलर वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ इको फ्रेंडली कलर्स, तो बच्चों को जो दिए जाते हैं खिलौने, उसमें उनका बड़ा योगदान है। ओके। हमारा वो धार में, यहाँ पर पीतमपुर में हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसका क्लस्टर है, उसमें बहुत अच्छा है। क्योंकि कई यहाँ पर बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं ऑटोमोबाइल के, तो उनके वेंडर्स वहाँ पे हैं। तो ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने आपके करनाल में मेडिसिन वाला बहुत अच्छा क्लस्टर है, तो उन लोगों ने अच्छे डेवलप कर लिए हैं। तो वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर को उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया बनाने से। आई कैन नहीं, इन लोगों ने। अच्छा। ये उसका सिस्टम ये होता है कि आपको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना पड़ता है, ठीक है। एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, उसमें आप ही जो एमएसएमई सेक्टर है वही मैनेज करता है उसको। गवर्नमेंट सिर्फ पैसा दे देती है, एडवाइस करती है, और हर तरीके की चीज़ें आपको ही करना पड़ता है। आपको ही टेंडर कॉल करने पड़ेंगे, आपको ही आर्किटेक्ट अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको ही डिज़ाइन अप्रूव करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको देगा। एक बॉडी होती है, जैसे अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी बना दिया, तो गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया, हम उनको देंगे। तो वो स्टेज और जो एसपीवी बनता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उसमें गवर्नमेंट के 2 या 3 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ठीक। तो ऐसा करके बनता है, चलाना उनको ही है। लेकिन जहाँ पर उन लोगों ने अच्छे से एक इसके एडवांटेज देख लिए, जहाँ पे उन्होंने उसमें सिर्फ चेयरमैन होना या वो ना सोचकर काम किया, वो वहाँ पर क्लस्टर्स अच्छे काम कर रहे हैं। जहाँ पे नहीं हुआ, वहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। और दैट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। पर वो अभी हो नहीं पाई। तो ये फिर आइकिया का क्या हुआ? तो फिर वो नहीं हुआ। अब आइकिया अब आया। और ये जो आप बात बता रहे हैं कौन से साल की थी? 2006-7 की ऑलमोस्ट। तो आइकिया तो अभी 5-6 साल पहले आया। अभी भी वो देखिए इंडिया से रिसोर्सेज कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने वेंडर्स डेवलप कर लिए। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, फिर हमारे यहाँ भी जब गवर्नमेंट में भी थोड़ा स्ट्रिंजेंट बिहेवियर होने लगा क्वालिटी को लेके, तो फिर जो एमएसएमई थी, कई एमएसएमईज ने स्विच ओवर किया और अपनी ही फैक्ट्री में फिर फैसिलिटीज़ लगानी शुरू की, और बहुत अच्छी फैसिलिटी लगा ली। हमारे यहाँ इम्प्रेशन फर्नीचर करके बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है, एबेटसन करके, दे आर सेंडिंग इट अक्रॉस इंडिया। तो दे हैव देयर इन हाउस फैसिलिटी, बट डेवलपिंग ए फैसिलिटी इन हाउस कॉस्ट लॉट। ट्रू। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, फिजिकल मैनेजमेंट, यानी पैसे का मैनेजमेंट आप प्रॉपरली नहीं करते। तो हम लोगों को समझाया करते थे कि भाई देखिए, कहीं भी आप ये देखिए कि आपने टर्नओवर 1 लाख रुपए का किया, 98,000 रुपये आपको वापस मिल गए। योर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इज 98%। बट आपने 10 लाख रुपए का टर्नओवर किया, 4 लाख रुपए रिकवर किए, तो यार परफॉर्मेंस इज 40%। सो cash flow is more with the person who is recovering 98,000 rupees. True. So he has better chance of redeploying it. True. Rather than you are having 6 lakh rupees in pipeline, and you are spending lot of energy on recovering it. Exactly.
तो इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुराने सिस्टम्स को नए मॉडर्न तरीके से लेके आई। बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम हम जैसे कहते हैं कि आप रिसीवेबल और अपना ट्रेडेड जो मटेरियल उसको आप डिस्काउंट करा सकते हो। तो पहले भी बैंक डिस्काउंट्स करती थी, लेकिन बैंकों ने उसको डिस्करेज करना इसलिए शुरू कर दिया कि उनको ये नहीं मालूम था कि इनके पेमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि जैसे ही बिल डिस्काउंट होता है वैसे पैसा तो उस व्यक्ति को मिल गया जिसने डिस्काउंट कराया, लेकिन बैंक का पैसा अटक गया। तो बैंक को उसकी नॉन परफॉर्मेंस में चली जाएगी, एनपीए में चली जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइम वो आपको देगी नहीं, डिस्काउंट नहीं करेगी। फिर वो देखेगी कि जिससे ट्रेडिंग हो रही है या जिसको बेचा जा रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के ओएनजीसी वगैरह के बिल डिस्काउंट हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी गवर्नमेंट से परचेजेस के कई बार अब बिल डिस्काउंट नहीं हो पाते, क्योंकि कई जगह परचेज पेमेंट कंडीशंस डिफ़िकल्ट हो गई हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने आप को पर्टिकुलरली प्रोक्योरमेंट से पुल आउट किया। इसका बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास। बहुत ज़्यादा जब पीडब्ल्यूडी आरसी बहुत सारी रोड्स बनाती थी, तो जो कलवर्ट्स होते थे वो आरसीसी पाइप पे बनते थे। ठीक। और ऑल ओवर इंडिया आरसीसी पाइप की बहुत इंडस्ट्री थी, बहुत इंडस्ट्री थी। अभी भी हैं, क्योंकि अब उनको पोर्टेबल वाटर के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो अब डिफरेंट टाइप का आरसीसी पाइप है। वो कंप्रेस्ड स्टील पाइप कहलाता है, रेनफोर्स कंक्रीट पाइप नहीं कहलाता। अच्छा, उसमें स्टील, हाँ स्टील अंदर रहता है, जो आपके यहाँ पानी की सप्लाई है उसमें। हाँ, पानी की सप्लाई में लार्जर पाइप्स जो होते हैं, सीवर लाइंस में वो डल रहे हैं, इसमें डल रहे हैं, वाटर पोर्टेबल वाटर में डल रहे हैं, रॉ वाटर को वहाँ तक लाने के लिए। फर्दर तो डिस्ट्रीब्यूटरीज आज भी कास्ट आयरन की डलती हैं, क्योंकि वो कास्ट आयरन की लाइफ बहुत बड़ी है, 200-200 साल, 300-300 साल पाइप डाल के भूल जाइए आप। बहुत लंबा उसका वो है। तो ये सब सिचुएशन थी। तो आरसीसी पाइप सप्लाई होते थे पीडब्ल्यूडी को, कलवर्ट बनने हैं तो सप्लाई होते थे, अलग अलग टाइप के सप्लाई होते थे। पर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि यार 10 किलोमीटर की रोड का अभी सैंक्शन गया है और रोड बनना है 20 या 25 किलोमीटर की, लेकिन प्रोक्योरमेंट पाइप का हो गया है 15वें किलोमीटर की कलवर्ट के लिए भी और 19वें किलोमीटर के लिए भी। तो अभी 10 किलोमीटर कंप्लीट ही नहीं हुआ है। 10 किलोमीटर में जो कलवर्ट बननी है उसके लिए कंप्लीट हुआ, आपने पाइप लेके डाल लिए हैं। अब वो पाइप इन्वेंट्री किसकी है? गवर्नमेंट की इन्वेंट्री हो गई, बिल्कुल ठीक, पड़ी हुई है। तो वो तो सप्लायर पे सप्लाई करके पेमेंट लेके चला गया और वो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो द गवर्नमेंट स्टॉप्ड बाइंग लाइक दिस। समटाइम्स एमएसएमई ने भी अपने आप को गलत चीज़ों में फंसाया। तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, कहा कि नहीं भाई हम तो कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे, इंक्लूसिव ऑफ सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन दोनों। तो अब उसने 25 किलोमीटर का ठेका दे दिया। अब नाउ कॉन्ट्रैक्टर विल डिसाइड कि वो कलवर्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब बनाएगा और कितना कितना प्रोक्योरमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट की जगह अब वो एमएसएमई सेक्टर को कॉन्ट्रैक्टर से डील करना है। तो इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो काफ़ी आई होगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई, कम ही हो जाएगी, क्योंकि वो तो नेगोशिएट करेगा बिल्कुल आपको, और जब जरूरत होगी तभी जरूरत होगी तभी खरीदेगा। ऐसा नहीं खरीदे, काफ़ी खरीदे। अभी भी इंडस्ट्री तो चल ही रही है और अच्छे से चल रही है, क्योंकि इतनी जब रोड्स बन रही हैं। फिर सवाल ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ और बात पे निर्णय करता है। वो सोचता है कि मैं स्लैब कलवर्ट बना दूं या पाइप कलवर्ट बनाऊं। वो सेट करता जाएगा, आगे बढ़ाता जाएगा, स्लैब कलवर्ट बना देगा वो तो। तो
एमएसएमई को अपना फिजिकल जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग और बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। दूसरा, अपनी जो कंपनी का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं वो तो हमारी मम्मी को बना लेते हैं हम। अच्छा, हाँ, प्रोफेशनल की जगह अपने ब्लड में रिलेटिव में चले जाते हैं। वो कंट्रोल, उसकी थिंकिंग कंट्रोल की है, क्योंकि मम्मी तो कुछ करेगी नहीं, मैं करूंगा। अच्छा, इसी में हम इससे मेरा नुकसान क्या हो रहा है? मेरे को एक जो प्रोफेशनल हैंड मिलना था वो नहीं मिल रहा है मुझे। आप अपनी फैमिली में रखिए, पर समटाइम्स सिलेक्ट पीपल, अच्छे लोग जो आपके अपने साथ हों, उन लोगों को लेके आइए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप में शुरू के दिनों में नहीं अलाउ किया था पार्टनरशिप और ओनरशिप कंपनीज को। LLP थी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने को कहते थे। और अभी भी हम भी जब सलाह भी देते हैं, ऑल्दो कि उस पर थोड़ा सा लीगल हेजल्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप इक्विटी दोगे किसी से पैसा लोगे, इट इज इजियर फॉर यू टू डू दैट इन द LLP एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रादर देन इन पार्टनरशिप एंड ऑल। तो आप वहाँ पे कैसे आप इक्विटी देंगे? वहाँ इक्विटी देते समय आपको बहुत से वहाँ लीगल हिजल्स आने लगते हैं फिर। तो आप अल्टीमेटली जाके एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करोगे। तो होता तो वहीं पहुँचना वहीं है, तो शुरू से क्यों ना पहुँच जाए। अच्छा सर, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, पर्टिकुलरली इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनको अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करना है, या कहाँ उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना है? देखो, कैपिटल का तो जी हाँ, उनके हाथ में नहीं है, पर उनकी एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस कहाँ चेंज करने की जरूरत है? देखिए, बहुत जरूरी है कि वो प्रोफेशनल थिंकिंग करें। अब जो जनरेशन आ रही है वो काफ़ी प्रोफेशनल थिंकिंग करती है। वो नहीं डरती इस बात को लेके कि मेरे को डिज़ाइनर को पैसे देना है, मुझे फैक्ट्री में लीन मैनेजमेंट करना है, मुझे कुछ टेक्निकल अपग्रेडेशन करना है। नाउ दिस जनरेशन ऑफ MSME जो अब आ रहे हैं भी, हम दूसरे कंट्रीज में जाके देख के आएंगे, हम चाइना जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी कुछ लाएंगे, हम कुछ टूल्स लाएंगे। अब कर रहे हैं क्योंकि आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ, लार्ज स्केल इंडस्ट्री इंडिया में तभी आएंगे, आप रोज सुनते होंगे ये बात, कि वो तब आएंगे जब आपके पास वेंडर्स अवेलेबल होंगे, स्किल्ड लेबर अवेलेबल होगा, तभी आपके पास आएंगे। तो हमारी अभी तो हम दुधारी तलवार पे ही चल रहे हैं। हमें स्किल करना है, बहुत बड़े लेवल पे हमारे को स्किलिंग की जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पे स्किलिंग की जरूरत है। और बहुत बड़े लेवल पे हमें MSME को टेक्नोलॉजी इनपुट देना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। तो इनोवेशन में जाइए। हम why can't an MSME come and say institute like IITM and say this is my problem, you solve it. I will give you 51,000 rupees price. I will give you 2% equity in my factory. You solve my this problem. मुझे कॉस्ट रिडक्शन चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे नई प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्यों नहीं है? अभी MSME जाता ही नहीं है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जा रही है अभी भी, MSME बहुत कम जा रहा है। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ MSME एसोसिएशंस टू हैव एवरी ईयर a problem statement competition among MSMEs कि भाई आप से फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं, तो कोई ना कोई कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे उनके, तो वो उसको प्रॉब्लम को राइट डाउन करें, देन पोज इट विद द इंस्टीट्यूशंस जहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बच्चे जहाँ पर सोच रहे हैं उनको बुलाएं, उनके साथ
ऑपरेशन करें और फिर वो आगे बढ़ें। देखिए ये आप देखिए अप्रैल वाले और दूसरे लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन के साथ कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साथ कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी एमएसएमईज को भी यही करना पड़ेगा। फिर आपने एक बार प्रोडक्ट डेवलप किया तो टूल्स कहाँ से आएंगे? तो फिर टूल के लिए एक कंसल्टेंट आपको लेना पड़ेगा। आपको अपनी जो शॉप फ्लोर है उसको भी रिडिज़ाइन करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे ये सामान पड़ा है वहाँ वो सामान पड़ा है, नॉट दैट। सिस्टमेटिक डिज़ाइन होना चाहिए। कोई आदमी आए तो देखे। अच्छा सर, आपने शक्ति पंप से ही हम शुरू करते हैं। आपने शक्ति पंप के मालिक सर, उनका नाम दिनेश पाटीदार जी। सर, आपने शक्ति पंप के मालिक दिनेश जी के को काफ़ी क्लोज से देखा है, छोटे से बड़े होते हुए देखा है। उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि जिन्होंने उनको बड़ा बनाया और जिससे कि हमारे एमएसएमई सेक्टर्स कुछ इंस्पिरेशन ले सकें? सबसे पहली बात तो ये है कि उस ने बहुत ही धैर्य से काम किया, पेशेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक। दूसरा, मैं उसका फिजिकल मैनेजमेंट जानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनेंस मैनेज किया हुआ है। ठीक। थर्ड की रियलाइजेशन ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट। बहुत जल्दी इनोवेटिव प्रोडक्ट को देखा, समझा और उस पर शिफ्ट कर गए। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, किसी भी एमएसएमई को डिफरेंट बना देती। तो ये चीज़ें यदि आप अपने में डेवलप करेंगे उनको देख के, तो नेचुरली आपको आगे बढ़ने में 4 लाख से 9,000 करोड़ की बनने में असुविधा नहीं होगी। बिल्कुल, ये उनका मेन मेन फोकस था। जी हाँ। अच्छा सर, ऐसे ही और आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इतने बड़े नहीं, इनके आसपास कुछ पहुंचे हैं? इतने पहुंचे तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग तो पहुंच रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो पहुंच ही रहे हैं। अच्छा। काफ़ी लोग हैं, इतने बड़े हो जाने में ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। तो मेन क्वालिटीज कुछ मोर और लेस सेम रहती है। देखिए, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे गो बाय द प्रोफेशनलिज्म। ठीक। वो देखिए, मैं हो सकता है मैं खुद इंजीनियर नहीं हूँ, मैं क्यों स्क्रू ड्राइवर लेके पिंच लेके कहीं स्पैनर लेके घुसना चाहता हूँ? मैं नहीं हूँ, पर मुझे ये प्रॉब्लम मालूम है। आपके सामने मेरा अंदाजा विट्रीफाइड टाइल्स और सेरेमिक टाइल्स का मॉरवी का सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, जो जिसने अपने आप को बहुत तेजी के साथ बदला और आज दुनिया के सबसे अच्छे विट्रीफाइड टाइल्स और सेरेमिक टाइल्स बनाने वाले लोग हैं। मतलब उन्होंने बहुत ट्रेडिशनल चीज़ों को बहुत जल्दी बदला वहाँ। मतलब कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को वो लालागिरी वाली अप्रोच को छोड़ना ही पड़ेगा। आप इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल हम दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में MDH मसाला है भाई। डोंट फॉरगेट दैम। क्या खासियत रहा साहब उनका? लाला जी थे वो तो। बिल्कुल। आपकी दिल्ली में माशहदी हट्टी और टांगे पे बेचना था उनको। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये रियलाइज किया बहुत ही शीघ्र कि हम लोगों की खाने के प्रति जो रुचियां हैं, जो हमारे खाना बनाने का एक सिस्टम है, वो बदल रहा है। नाउ यू डोंट हैव टाइम कि भैया धनिया लें और धनिया सुखाएं और फिर पिसाएं। ठीक। तो कोरिएंडर पाउडर, and the important thing is to make the standards, to make the packaging attractive. ठीक। तो आज हमारे साथ ये इतना बड़ा सेक्टर एक खड़ा हुआ है कि हमारी पूरी की पूरी एक जनरेशन ने अपनी खाने की बनाने के तौर तरीके और खाना खाने के तौर तरीके बदल गए। ठीक। थैंक्स टू आवर
number of chefs who are coming with new recipes and culinary their culinary skills and YouTubes and all that. तो earlier हमारे पास क्या था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा था, एक दो चार यूनिट 20-22 वो थी जो करते थे। लेकिन अब आप देखिए, एक स्ट्रीट वेंडर भी सोचता है कि मैं किस ढंग से अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन करूं। एंड सर लास्ट में, हाउ डू यू सी इंडियन MSME सेक्टर्स फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स? बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस यही है कि हमें 3.0 और 4.0 के लिए बहुत अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना चाहिए। अच्छा, तो सर ये 3.0 में क्या करना है और 4.0? 3.0 में तो काफ़ी कुछ हो चुका है ऑलरेडी। ठीक। 4.0 में ही आ रहा है हमारा जो कुछ भी आना है, तो हमारा हाईली जो IoT है, जो मशीन लर्निंग है, जो रोबोटिक्स हैं, जो हमारे स्किलिंग है वर्कर्स की। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस करते हैं कि JCB आ जाएगी तो लेबर चला जाएगा जी, रोलर आ गया तो आदमी की चली गई, बुलडोजर आ गया तो ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं होता। आज एक JCB पे 4 आदमी काम करता है। ये 4 तो जो है जो JCB पे काम करता है, इसके पीछे JCB मेंटेनेंस, ठीक, उसके मैकेनिक्स, उसका वर्कशॉप्स, ये सब अलग हैं। एंड दे ऑल आर स्किल्ड वेल, दे आर ऑल स्किल्ड वर्कर्स। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट इज वी कॉल एज अ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ओके। तो जो काम हम हाथ से कर रहे थे, हम JCB से कर रहे हैं, लेकिन JCB को चलाने वाला तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब आप कहोगे रोबोट आ गया, तो रोबोट के पीछे भी हमें कोई ना कोई बैठालना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि वो सीख लेगा, जैसे हम मशीन लर्निंग कह रहे हैं, लेकिन मशीन लर्निंग को भी बनाने वाले फिर हमें चाहिए। तो जॉब्स तो देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में इसलिए हुआ कि वहाँ पर्टिकुलरली ब्लैक डेथ के बाद 70 मतलब 18th सेंचुरी के आसपास पॉपुलेशन एकदम सडनली गिर गई थी, तो उनके पास लेबर ही नहीं था, खेत में काम करने वाला नहीं था। हमारे पास क्या था एज अगेंस्ट दिस? हमारे पास एबंडेंस थी, तो हमारे इनोवेशंस नहीं हुए। हम खुश थे कि हमारा गांव का लोहार हमारे लिए हल बना दे रहा है, लकड़ी का, हमारा बैलगाड़ी बन जा रही है, हमारे बुनकर कैलिको बना रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक। और कैलिको उस समय बहुत दुनिया भर में जा रहा था, लेकिन हम जो नहीं समझ पाए कि दुनिया धीरे धीरे हमारी उस कैलिको की रफनेस के बजाय अब फाइन क्लॉथिंग पे जा रही है। बिल्कुल। उनकी मशीन्स ज़्यादा अच्छा हमसे बना पा रही हैं। तो वो चीज़ रियलाइजेशन करते करते हमें काफ़ी टाइम लगे। फिर हमारा जब हमारा एक लंबा कहना चाहिए ब्रिटिश रूल में हम डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेड थे, तो हम वो करते थे जो वो कहते थे। तो हमारे रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेड थे, हमारा कोल एक्सप्लॉयटेड था, हमारा आयरन ओर एक्सप्लॉयटेड था, हमारे लेबर एक्सप्लॉयटेड थे, हमारे खेतों में केवल वही खेती होती थी जो वो हमसे करवाना चाहते थे। तो वो एक पीरियड हमारा एक दुखदाई पीरियड रहा है, लेकिन हम और ये चीज़ देखिए, आप टाटास ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया था। ठीक। तो दे केम अप विद द फैक्ट्रीज। अच्छा, हम क्या है, थोड़े रिलैक्स्ड फैशन के लोग रहे। हमारा लोकल तृप्ति, लोकल हमारा कल्चरली हम लोगों को ये रखा गया है कि हम सेटिस्फाइड रहें। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इनोवेशन आता कहाँ से? जब आप समस्याओं को देखना शुरू करते हो। ठीक।
आप जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू करते हो, ठीक। आप बड़ा रफ सा एग्जांपल देता हूँ, आप किसी नई जगह जाते हो, रात भर नहीं सोते, मैं भी नहीं सोया रात को, हाँ, एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो हमारी कंफर्ट जोन से बाहर फिर आप क्या करते हो, यू फाइंड आउट सम इनोवेटिव आइडियाज, यार मैं नीचे सो जाता हूँ, हाँ, यार मैं एसी को थोड़ी देर चला लेता हूँ, कूल डाउन कर लेता हूँ, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम होगा तो मुझे नींद आ नींद आ जाएगी। जाएगी। तो देन यू कम आउट विद द आइडियाज। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ता है, और यही एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी खासियत है। ओ, मतलब एक एंटरप्रेन्योर को जो अपना एग्जिस्टिंग कंफर्ट जोन है उसे बाहर आकर के इनोवेटिव सोच करके हाँ, और आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, कितना ही कर ले वो। अच्छा सर, अब बस कंक्लूड कर देते हैं। सर आपका आप रिटायर एज ए डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर। अच्छा, एज ए डिप्टी चीफ जनरल हाँ, मैनेजर। मैं 2 साल 3 साल में स्टार्टअप का नोडल ऑफिसर भी रहा हूँ। अच्छा। जहाँ पर मैंने बहुत से वही इनोवेटिव चीज़ों को देखा, बच्चों से समझा, उनसे ज़्यादा सीखा, सिखाया काम। ओ, बच्चों के पास बहुत कुछ है, आज के बच्चों के पास बहुत कुछ है, लेकिन 2 चीज़ें मिलनी है, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ और उनके एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए क्या हो रहा है, आजकल बच्चे पार्टनर कर रहे हैं। ओके। कि भाई तेरे पास आइडिया है, मेरे पास ये वाली चीज़ को आगे ले जाने के तौर तरीके हैं। ओके। अब वो नहीं है कि एमएसएमई यूज सेक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो रहा है कि यूजुअली वो हमारा सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पास ऑन हुआ है। अब आ रहे हैं हमारे यहाँ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं है, नई सोच, सब कुछ नया, ब्लैंक शीट पे लिख रहे हैं। दूसरा, फेल्योर से नहीं डरना चाहिए। ओके। होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को ये कहा कि पहले आप इंक्यूबेशन सेंटर में जाइए, अपना ऑफिस मत खोलिए, कोवर्किंग स्पेस पे काम करिए, वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करिए, एकदम से फैक्ट्री मत लगाने चले जाइएगा। आपको वहाँ मेंटर मिलेंगे, आप वो मेंटर की हैंड होल्डिंग में रहिए, आपके साथ जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इक्विटी दे रहे हो आप, जिनको जो आपके प्रोडक्ट से कन्विंस्ड हैं, देखिए वो भी वहाँ पे भी क्या है, जो प्रोडक्ट से कन्विंस होना, आदमी से कन्विंस होना और आइडिया से कन्विंस होना, तीनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो यूजुअली जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इस बंदे में क्या दम है, फिर उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, तो फिर प्रोडक्ट इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है, आगे इक्विटी भी आ जाती है। ठीक, तो ये सर, चीज़ें आपने हमें बहुत सारा अपना कीमती समय दिया, आपने अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया। आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत हेल्प करेगा, उनकी अपनी सोच, दशा, दिशा सब बदलने में।